ठीक है। yes. तो मैंने आपको बताया होगा कि दैट इंडक्टेंस प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग बाय 90 डिग्री एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड्स बाय 90 डिग्री। ये तो बताया होगा। ये सब बताया। वेरी गुड। तो मैंने वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम दोनों बनाया, समझ में आया? बनाया। यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन करा दूं? यस सर। Okay. Let us suppose there is a question which says that there is a capacitor is connected to an AC source having potential V is equal to 10 sin 10t, ठीक, and capacitance is equal to 2 microfarad, ठीक, right? Question is again same, find the equation of current versus time. Find the equation of current versus time, ठीक, and also calculate the I average for full cycle and half cycle. जल्दी बनाओ फटाफट, जल्दी बनाइए बच्चा। Capacitance is 2 microfarad. It means it is 2 into 10 to the power minus 6 farad, right? हमें पता है कि करंट का इक्वेशन इन केस ऑफ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इट इज I naught sin omega t I plus is equal to I naught sin omega t plus pi upon 2, pi upon 2, है ना? yes sir. तो हियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I is equal to I naught तो नहीं पता, I naught निकालना पड़ेगा। तो पहले I naught निकालो। I naught V naught upon x. एक चीज और देखो, हमें ये भी पता है इस क्वेश्चन में दैट V is equal to 10 sin 10t, और V का जो एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, दैट V is equal to होता है sin omega t, V naught sin omega t, यानी V naught की जगह पे 10 है और ओमेगा की जगह पे भी 10 है, ठीक। अब यहाँ से तुम I naught निकाल सकते हो बेटा, I naught इक्वल क्या होगा, V naught upon xc, एग्जैक्टली V naught upon xc, ठीक है। V naught है 10, तो V naught कितना है 10, xc क्या होता है, xc होता है 1 upon omega c ना, x होता है 1 upon omega c सर। वेरी गुड, यानी कि 10 into ओमेगा की जगह पर 10, कैपेसिटेंस कितना 2 into minus 6, ठीक है। तो ये होगा 2 into 10 to the power minus 4 होगा, ये हो गया I naught की वैल्यू। हाँ ये तो I naught निकाला ना मैंने बस अभी इस I naught को यहाँ पुट करेंगे, है ना, पुट कर लो। तो I का एक्सप्रेशन होगा I is equal to I naught यानी कि 2 into 10 to the power minus 4 sin 10t plus pi upon 2। ये हो गया करंट वर्सेस टाइम, and you need to calculate the I average for full cycle and half cycle, ठीक है। फुल साइकिल देखो बेटा, मैंने पढ़ा रखा ऑलरेडी कि I average for full cycle is always 0, पढ़ा नहीं पढ़ा, याद है? and I average for half cycle is equal to 2 I naught upon pi, फॉर्मूला याद है, याद होना चाहिए। तो 2 into 10 raised to the power 2 into 2 into 2 into 10 to the power minus 4 upon pi, यानी कि 4 upon pi into 10 to the power minus 4 एम्पियर। आई बात समझ? गुड। एक और क्वेश्चन दूं?
कैपेसिटेंस की वैल्यू C इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। ठीक, -6 इस केस में करंट दिया है I and that is I is equal to 5 sin 50t plus 30 डिग्री। ठीक है सर। ठीक, तो इसमें कैलकुलेट करना आपको, वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालो। जब वोल्टेज का दिया था तो हमने करंट का निकाला था, जब करंट का दिया तो वोल्टेज का निकाल लो, सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें पता है ना कि करंट का जो भी, वोल्टेज का जो भी एक्सप्रेशन होगा उससे 90 डिग्री ग्रेटर होगा करंट का। यस सर। तो अगर वोल्टेज का हमें निकालना है तो पहले तो करंट वोल्टेज इक्वल निकाल टू के वी नॉट, 90 अरे डिग्री, करंट तो दिया है ना, निकालेंगे क्यों? हाँ उससे पे मतलब 90 पाई अपन टू ऐड करने से करंट से पाई अपॉन टू लेस होगा ना वोल्टेज, करंट आगे है ना 90 हाँ डिग्री। अच्छा क्या ये सर कैपेसिटेंस सर। हाँ 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 50t बोलना नहीं बच्चे, ऐसे मजा नहीं आएगा फिर आगे। तो अभी मिक्स करूंगा ना तो फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 50t प्लस 30 माइनस 90 यही करेंगे ना बच्चे। -90 तो v इज इक्वल टू वी नॉट साइन 50t माइनस 60, ये हो गया। तो आपको वी नॉट चाहिए होगा, है ना? वी नॉट, यस तो सर। वी नॉट निकालो। आई नॉट इनटू एक्ससी, आई नॉट इनटू एक्ससी, वी नॉट निकाल लो। देखो वी नॉट कैसे निकालते हैं। वी नॉट इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट इंटू एक्ससी, टू एक्ससी ये तो होगा। होगा सर। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा? 5। देखो आई का एक्सप्रेशन क्या है? 5 साइन 50t प्लस 30। यस तो सर। ये जो वैल्यू हो गया तुम्हारे पास, ये आई नॉट की आई वैल्यू हो नॉट गया, की, यस सर। और ये ओमेगा की जगह पे हो गया, है ना? यस सर। ओके, तो एक्स क्या होता है बेटा? 1 अपॉन ओमेगा सी, यानी कि 5 इंटू 1 अपॉन ओमेगा की जगह पे 50 है, 50 और सी कितना है? 5 माइक्रोफैराड, तो 5 इंटू 10 माइनस 6, ये 5 और ये 5 कैंसिल, कैंसिल, है ना? तो तो ये 50 होगा इंटू 10 just 1000, 3 4 5 6 कैंसिल, 3 3 6, ठीक है। 5 2 7 5 2 10, 0 0 4 0 2 से 2 पावर इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। सर। तुम्हारा हो गया वी नॉट की वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो। तो 2 इंटू 10 raised to power 4 sin 50 minus 60, हो गया। पढ़ाई कर रही है, रिवीजन कर रही है एडजस्ट? यस सर। सच बोल रही हो? हाँ यस सर, अभी स्कूल गई थी सर, आजकल तो स्कूल जा रही हूँ, मतलब आज स्कूल गई खुल थी। गया? स्कूल यस में सर। क्या पढ़ाई होता होगा अभी? सर आज गई थी ना सर। अरे तो तो स्कूल में क्या पढ़ाई होता होगा, जाने की क्या हाँ जरूरत है? हाँ यस सर। तो आज वो करा रहे थे सर, मतलब स्कूल तो पहले से चल रहा होगा, तो आज उन्होंने सेमीकंडक्टर का डिवीजन खत्म करके एटम स्टार्ट कराया। तो कितने देर का स्कूल होता है बेटा? सर 9 to 12 स्कूल जाना पड़ता है सर, फिर हॉस्टल आके फिर से 1:30 से 3 तक लगाना पड़ता है सर। क्या क्लास? यस सर ऑनलाइन। क्यों? सर स्कूल में ये लोग सर पढ़ाते नहीं है, स्कूल में डाउट्स क्लियर करते हैं सर, जो वो करते हैं और वो क्लियर कराते जाते हैं और फिर ऑनलाइन पे फिर से पढ़ाते हैं सर। अच्छा तो सर फिजिक्स मैम ने कहा कि आप हॉस्टल में सेमीकंडक्टर और ड्यूल नेचर करके आओ का। अच्छा, तो वो यूजफुल लगता है या फिर टाइम पास लगता है? सर स्कूल का तो अभी पहले से उनका चल रहा था, तो मुझे तो अभी बहुत कंफ्यूजन हो रही है सर, बट जाना क्यों? वो क्या? अटेंडेंस लगा रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि टाइम वेस्ट हो तुम्हारा स्कूल जाने से? नहीं सर, इंग्लिश वगैरह को तो ठीक ठाक रिवीजन हो जाता है, जैसे साइकोलॉजी और देखिए, केमिस्ट्री। अगर टाइम वेस्ट होगा तो फिर जाने की जरूरत नहीं, मेरी राय ऐसा है कि टाइम वेस्ट होगा तो जाने की जरूरत नहीं है।
सर वो हॉस्टल में फिर बैठने नहीं देते ना सर, अलाउ नहीं करते। ठीक है, सर देख लो फिर करूँ सर योर विश। सेमीकंडक्टर और ड्यूल नेचर? हाँ तो मतलब करो। कहाँ से करूँ? हैं? सर क्या? वो नोट से तो देखा था, आज थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आया सर, तो यहाँ पे सीनियर्स सेमीकंडक्टर समझ नहीं आया तो आसान है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ लिया, ये वेव पढ़ लिया? सर नहीं पढ़ा? दिक्कत होगा फिर। हालांकि बहुत इजी है सेमीकंडक्टर, उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए तुमको? ठीक है, अगर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ो, लेकिन ये बस मैं तुमको सिर्फ इस बात से पहले से अलर्ट करना चाह रहा हूँ कि ऐसा तुमको लगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो फिर यू कैन अवॉइड दैट। और अगर ऐसा लगे कि नहीं ठीक है जाना मैंडेटरी है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो क्या करें, तो तुम अपनी नोटबुक लेकर जाओ, मेरे नोट्स लेकर जाओ, बुक लेकर जाओ, वहां बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बैठ के, खत्म बात, है ना? हाँ, ऐसे लोरा की बुक तो तुम्हारे पास होगी, वो तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में भी है। सर SL अरोड़ा की बुक मिल गई सर यहाँ पे सीनियर की। गुड, दैट्स सर गुड, वेरी गुड। मैंने वो पूछने गई थी सर, तो दे दिया। हाँ यस हाँ, तो बस वो बुक लेकर के और जितना प्रैक्टिस कर सकती हो करो, जितना प्रैक्टिस कर सकती हो करो। सर फिजिक्स इतने की एक मॉडर्न ABC मिली सर, फिजिक्स की ना, तो कौन सी बुक है? मॉडर्न ABC सर, हाँ फिजिक्स की तो सर, क्या? तो सेमीकंडक्टर उसमें थ्योरी थोड़ा ठीक सा दिया, उधर से पढ़ लो सर। हाँ पढ़ लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, कहीं से भी पढ़ो। ओके एस एल सर। अरोरा मैंने इसलिए बुक किया कि एकदम शानदार बुक है, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट बोर्ड लेवल के लिए बहुत अच्छी किताब है। ओके और सर। ख़ासतौर पे वीकर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उनके यस लिए सर। और अच्छी है। क्यों? क्योंकि बहुत इलेबोरेटेड है, हर टॉपिक एकदम इलेबोरेट करके, और हर टॉपिक पे 5 5 10 10 सवाल। तो उससे क्या होता है, जितने प्रैक्टिस करोगे एस एल से, जितने क्वेश्चंस बनाओगे, उतना ही ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर से क्लियर होता चला। ये सर बुक्स तो मैं इसलिए ऐसे आज लोड़ा कल मैं, सर क्योंकि एक्स्ट्रा। एनसीईआरटी बच्चे ना प्रेफर करते हैं। देखो एनसीईआरटी हम तुमको बोलते, लेकिन तुम एनसीईआरटी क्वेश्चन करने बैठोगी ना, एक तो ये है कि उसमें बहुत कम टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे एक ही टॉपिक को बहुत जल्दी खत्म किया हुआ है, और क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट हैं। यानी कि एक टॉपिक से एक सवाल, और वो एक सवाल होगा तो सिलेक्टेड ही होगा, जाहिर है ना? तो यस इस तरीके सर। से बहुत कम कंटेंट है, तो बच्चे ना कई बार जिनको तो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उनको दिक्कत होती है, दैट इज वाई। और फिर उसके बाद मैंने आपको एमटीजी वाली बुक खरीदवा दी है, तो सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सारे 10 साल के पूछे हुए उसके अंदर है, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, तो वो तुम पढ़ते रहो। उसके क्वेश्चंस एक दिन उठाओ, जैसे मान लो अभी तुम एसी पढ़ रही हो ना, या फिर तुमने ईएमआई यस खत्म सर। किया ना, तो ईएमआई की क्वेश्चंस उठाओ, अभी रिसेंटली खत्म किया है, तो क्वेश्चंस उठाओ और उसके क्वेश्चंस टॉपिक वाइज करते चले जाओ सीबीएसई एमटीजी वाली बुक से। और नहीं समझ आया तो मैं तो हूं ही ना, यस सर। है ना? तो करो बेटा, अब तुम्हारा फरवरी 9 फेब हो गया, नहीं करोगे दिक्कत होगा बच्चे। हाँ करो, ठीक है? अब मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ ना, मैं तो आके तुम्हें हाथ पकड़ के करवा तो नहीं सकता हूँ, और डांट के करवा तो नहीं सकता हूँ। आजकल डांटने बच्चे बुरा भी मान जाते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, ऐसा ही है बेटा। तो इसलिए डांटना भी मुनासिब नहीं लगता मेरे को। और बड़े बच्चों को क्या डांटे, 12वीं क्लास के बच्चों को क्या डांटे, 5वीं 6वीं बच्चे है नहीं कि डांटना पड़े, समझाना पड़े। बड़े बच्चों को डांटना मुनासिब नहीं लगता मेरे को।
Say 6. Say नहीं आ रहा है सर मेरे को. Say I naught into XC और XC की वैल्यू 1/omega c. सीरीज सर फिर sin 60 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सर फिर उसे वैल्यू याद नहीं रहता ना सर. I don't have maths. Yes sir, I have bio. Yes sir. Sin 60 √3/2. एडजस्ट, सॉरी. तो वही कह रहा था मैं कि बेटा पढ़ाई करिए, ठीक है ना. टाइम काफी हो चुका है, तो अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं, है ना. यस सर. चलो हाँ, अब आते हैं. आर हो गया, सी हो गया और एल भी हो गया. अभी आते हैं एल आर सर्किट पे. एल आर बोले तो एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी होगा, रजिस्टर भी होगा. ठीक, देखो सीरीज एल आर सर्किट की सीरीज में इंडक्टर रजिस्टर को लगाएंगे. देखो, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर पोटेंशियल और करंट दोनों का फेज सेम होता है, और इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस और पोटेंशियल, इंडक्टर के अंदर करंट और पोटेंशियल का जो फेज है वो 90 डिग्री का डिफरेंस है, जिसमें करंट जो होता है वो लैग करता होता है 90 डिग्री से. ये सबको याद है आपको. इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो, एक रजिस्टर एक इंडक्टर सीरीज में लगाना है ना. एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया. अच्छा, एसी सोर्स क्या है बेटा? ट्रांसफर है. एसी सोर्स क्या है मींस? एसी सोर्स क्या हो सकता, जैसे डीसी सोर्स तो सेल होता है. जनरेटर. हाँ यस सर. हाँ, एसी जनरेटर. जनरेटर. Let us suppose resistor having resistance R and inductor having inductance L. ठीक. yes sir. अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई पोटेंशियल मानता हूँ, ठीक, कुछ भी, तो वो दोनों ही इसके लिए, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों के लिए सेम नहीं हो सकता. हमें पता है ना कि जब भी कोई चीज सीरीज में लगती है तो पोटेंशियल अलग अलग होता है हर एक वैल्यू की, हर एक कंपोनेंट का. पहली बात तो ये. दूसरी बात ये है कि एक तो ये है कि पोटेंशियल अलग होगा, पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड अलग होगी. एक बात तो ये है. दूसरी बात ये है, क्योंकि आप याद करो जब मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था तब भी याद होगा कि दो रजिस्टर जब सीरीज में लगे होते हैं दोनों की पोटेंशियल अलग अलग होती है. याद है कि अगर दो रजिस्टर सीरीज में लगे थे तो दोनों की पोटेंशियल अलग अलग थी. V1 और V2. पैरेलल वाले की पोटेंशियल सेम रहती है ना. अच्छा अच्छा अच्छा, पहली बात. दूसरी बात यह है कि हमने ये भी पढ़ा कि सिर्फ पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है. हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि पोटेंशियल और करंट का फेज क्या है, क्योंकि हमने भी फेज भी पढ़ा है. फेज क्या है, फेज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो हमें ये पता है कि फेज जो है रजिस्टर के पोटेंशियल का इंडक्टर के पोटेंशियल का अलग होगा. क्यों होगा? क्योंकि जो करंट का फेज होगा वही फेज रजिस्टर के पोटेंशियल का होगा, लेकिन जो इंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो करंट के फेज से 90 डिग्री आगे होगा. ये भी पता है. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों के फेज में भी डिफरेंस आएगा. इसीलिए हम दोनों के पोटेंशियल को अलग अलग रिप्रेजेंट करेंगे. और यहाँ पे एक कॉमन पोटेंशियल हम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक कॉमन करंट मान लेते हैं, क्योंकि सीरीज में तो सीरीज में करंट सेम रहेगा. क्या हो गया यार? सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो मान लेते हैं लेट अस सपोज करंट इज I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. तो ये करंट R में भी जाएगा, ये सेम करंट इंडक्टर में भी जाएगा, है ना. कोई दिक्कत नहीं. ओके, जब हम पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस निकालेंगे, रजिस्टर निकालेंगे VRT. अब ये T क्या है बेटा? VRT का मतलब है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन रजिस्टर. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज
इन रजिस्टर, वी आर बोले तो वोल्टेज इन रजिस्टर, और टी ब्रैकेट में डाला मतलब कि क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन टाइम, सो इट विल चेंज व्हेन द टाइम विल चेंज, राइट, सो दैट इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इन चाहो तो इनके पीक वैल्यू को तुम वी नॉट आर कह लोगे, आगे कहेंगे अभी हम लोग, देखो इसके पीक वैल्यू को वी नॉट आर, वी नॉट आर का मतलब क्या हुआ कि रजिस्टर की पीक वैल्यू की, देखो जब इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अलग अलग होगा इंडक्टर का रजिस्टर का, तो दोनों का पीक वोल्टेज भी अलग अलग होगा, क्योंकि हमें पता है कि दैट वी आर या समथिंग वी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2, है ना, चेंज करता है ना, it just yes sir, what I'm saying is that don't indulge in different things when you study. yes sir, I was giving the difference for dinner. हाँ, what I'm trying to say is that कि रजिस्टर का पोटेंशियल अलग होगा क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, और इंडक्टर का पोटेंशियल अलग होगा। देखो मान लेता हूं मैं यहाँ पे रजिस्टर का पोटेंशियल वी आर है, इंडक्टर का पोटेंशियल वी एल है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे करंट डिपेंड्स अपॉन टाइम ना, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, सो डेफिनेटली द पोटेंशियल ऑफ रजिस्टर विल बी डिपेंडिंग अपॉन टाइम एंड द पोटेंशियल ऑफ इंडक्टर विल बी डिपेंडिंग अपॉन टाइम, राइट, but we know that the phase of current will be same in case of phase of voltage in resistor. जब करंट का फेज अगर ओमेगा टी है और रजिस्टर क्या पोटेंशियल निकालोगे, उसका फेज भी करंट के फेज के जैसा होगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है इन केस ऑफ रजिस्टर। कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालोगे तुम वी एल टी बोले तो वोल्टेज इन इंडक्टर, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इन इंडक्टर, ठीक, एंड दैट इज इक्वल टू वी नॉट एल इंटू साइन ओमेगा टी। तो नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि करंट का फेज और इंडक्टर के वोल्टेज का फेज सेम नहीं होता, 90 डिग्री वोल्टेज आगे होता है, करंट 90 डिग्री पीछे होता है, तो लिखेंगे प्लस पाई अपॉन 2, नहीं है ना समझ में, एल के उसमें 90 डिग्री आगे होगा। हाँ, मैंने क्या बोला कि जब देखो सिंपल पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझो, कि जब भी दो चीजें हैं सीरीज में लगी होती हैं तो दोनों का वोल्टेज अलग अलग होता है। देखो इसका वोल्टेज अलग है, इसका वोल्टेज अलग है, ये बात तो पता है आपको, ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट था, ठीक है बेटा, ओके। अब दूसरी बात हमने और सीखी है ईएमआई के अंदर एसी जनरेटर में जाने के बाद, कि फेज डिफरेंस होता है, और जब एसी हमने स्टार्ट किया तो बताया कि रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज का सेम फेज होता है, और इंडक्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, कैपेसिटिव में भी 90 डिग्री का है, इंडक्टिव में करंट लैग करता है और कैपेसिटिव में करंट लीड करता है। तो यहाँ पे करंट का फेज क्या है बेटा, ओमेगा टी, तो वोल्टेज इन रजिस्टर का फेज सेम रह जाएगा, हाँ, लेकिन वोल्टेज इन इंडक्टर का फेज ओमेगा टी नहीं रहेगा, ओमेगा टी प्लस 90 रहेगा। आई बात समझ में या नहीं आई? यस सर, पक्की बात है? यस सर, ईमानदारी से? यस सर, ओके गुड। देखो इसमें क्या करते हैं हम, फेजर डायग्राम बनाते हैं, एकदम वेक्टर जैसा सलूक करेंगे, जैसे वेक्टर पर का सलूक करते हैं ना, वैसे इसका भी सलूक वैसे ही करेंगे। देख बेटा, रजिस्टर और इंडक्टर में वोल्टेज का डिफरेंस कितना होगा, अगर मान लो करंट का डायरेक्शन, करंट का जो फेज है वो इधर की तरफ है, सेम फेज में पीक वोल्टेज इन रजिस्टर होगा, करंट और वोल्टेज तो देखो सेम फेज में है ना बेटा, सेम फेज में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इंडक्टर का पीक वोल्टेज होगा वो 90 डिग्री ग्रेटर पे होगा, करंट से 90 डिग्री आगे होता है, देखो पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पूरे इंटायर सर्किट का पीक वैल्यू होगा, पूरे इंटायर सर्किट का पीक वोल्टेज होगा,
दैट इज वी नॉट ऑफ द एंटायर सर्किट। अब फेज क्या आएगा, फेज हम आगे पढ़ेंगे, बट पीक वैल्यू उसको वी नॉट बोल देता हूं मैं। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन होगा, आगे क्या होगा मैं नहीं पता, आगे फेज निकालेंगे अभी हम। इतनी बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। हाँ, मान लेते हैं कि ये जो वी नॉट आया पूरे इंटायर सर्किट का, आई मीन रिजल्टेंट पोटेंशियल, रिजल्टेंट पीक पोटेंशियल, मान लेते हैं वो करंट से फाई एंगल पर है। करंट से यानी कि वोल्टेज इन रजिस्टर, करंट दोनों सेम फेज में है ना, मान लेते हैं फाई एंगल पे, ठीक है। अब क्या करेगा, देखो इस वी नॉट को रजिस्टर अपनी तरफ खींचेगा, भाई तू मेरे फेज में चल, लेकिन वी नॉट एल इसको अपनी तरफ खींचे, भाई तू मेरे फेज में चल। उस खींचा तानी में ना ही वी आर की तरफ ना ही वी नॉट एल की तरफ वो चला जाता है बीच में, यानी कि इट्स लाइक अ वेक्टर ना, कुछ वेक्टर जैसा ही समझो, समझ के, हालांकि वेक्टर है नहीं बट वेक्टर जैसा ही समझ के चलो कि जिस तरीके से दो फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे काम करती हैं, दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, तो दोनों के बीच में उनका रिजल्टेंट होता है। एग्जैक्टली वही होगा यहाँ पे, जो पीक वोल्टेज पूरे इंटायर सर्किट का आएगा, रजिस्टर चाहेगा कि मेरे फेज में रहे, इंडक्टर चाहेगा मेरे फेज में रहे, दोनों की खींचातानी में कहीं बीच में निकल जाता है। तो मान लेते हैं कि वो करंट से फाई एंगल पर है, करंट का जो भी फेज आया है वो ओमेगा टी इत्तेफाक से यहाँ पे, तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा वोल्टेज का फेज। नहीं समझ में आया? ओमेगा टी प्लस फाई क्यों होगा सर? देखो करंट से फाई ऊपर है ना, करंट से फाई एंगल ऊपर है ना वी नॉट। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो तुम्हारा वी नॉट आर तुम्हारा यहाँ पे होता है और वी नॉट एल मान लो तुम्हारा यहाँ पे होता है। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, पता है क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वोल्टेज रजिस्टर का वोल्टेज वो पीछे नहीं होता, इंडक्टर का वोल्टेज रजिस्टर के वोल्टेज से पीछे नहीं, क्योंकि देखो रजिस्टर के वोल्टेज में ही करंट का फेज करंट होगा, रजिस्टर का वोल्टेज जिस फेज में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में करंट भी होगा। इससे 90 डिग्री पीछे होता ही नहीं है, वो तो आगे होता है, तो हमेशा ही बनाना पड़ेगा, तो ये गलत है। तो अगर ऐसा मान लो होता तो वी नॉट यहाँ होता और ये 90 डिग्री ये फाई एंगल फेस पीछे की तरफ होता, माइनस फाई। नहीं यार, मतलब मुझे तसल्ली नहीं रहती, समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पूरी बात को बारीकी से सुनिएगा, ठीक है। मान लेते हैं करंट I is equal to I naught sin omega t is flowing in this series LR circuit, right? We know that in series both components receive same current ideally, है ना? ओके, तो करंट की वैल्यू तो सेम होगी R में भी और L में भी, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, तो हमें पोटेंशियल से डील करना है फिलहाल अभी। अच्छा ओके, जब हम रजिस्टर के पोटेंशियल को देखते हैं तो हमें पता है कि रजिस्टर का जो पोटेंशियल है उसको मैंने मान लिया VRT, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल इन रजिस्टर, और जो पीक पोटेंशियल इन रजिस्टर उसको V नॉट R मान लिया। अलग होगा क्योंकि R रजिस्टर में पीक पोटेंशियल अलग होगा, इंडक्टर में पीक पोटेंशियल अलग होगा, क्योंकि हमें पता है पोटेंशियल अलग अलग होता है सीरीज में, है ना बेटा? यस सर। अच्छा, हमें दूसरी बात ये भी पता है कि जो रजिस्टर का पोटेंशियल होगा उसका फेज और जो करंट आया उसका फेज सेम रहेगा, तो करंट का फेज ओमेगा टी था, इसलिए मैंने ओमेगा टी लिख दिया। ओमेगा टी लिख दिया, ठीक है सर। हमें ये बात भी पता है कि इंडक्टर में जो करंट आती है उसका फेज वोल्ट, इंडक्टर में जो करंट आती है उस करंट का जो फेज होगा उससे 90 डिग्री ग्रेटर होगा इंडक्टर का वोल्टेज का फेज। ओके सर। तो करंट के फेज से मैं 90 डिग्री ऐड कर दिया, तो ये समझ में आ गया दोनों इक्वेशन? यस सर। अच्छा, अब मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि देखो रजिस्टर के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज, देखो ये V नॉट R और I दोनों सेम फेज में, दोनों सेम फेज में, लेकिन जो इंडक्टर का पोटेंशियल है वो 90 डिग्री करंट से आगे होगा, तो 90 डिग्री मैंने ऊपर करके इंडक्टर का पोटेंशियल दिखा दिया, पीक पोटेंशियल, है ना? तो अब क्या होगा, जो पूरे सर्किट का, इंटायर सर्किट का जो पीक पोटेंशियल आएगा वो उसको चाहेगा रजिस्टर कि मेरे फेज में रहे, इंडक्टर चाहेगा मेरे फेज में रहे, दोनों के खींचातानी में वो बीच में निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि जो हमारा I का जो फेज है, इस फेज से फाई एंगल ऊपर की तरफ V नॉट जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जब तुम V नॉट आगे पोटेंशियल निकालोगे तो उसका जो फेज आएगा वो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, टी प्लस फाई होगा, ठीक है? ये होगा, ठीक। हाँ। इसमें एक और फेजर डायग्राम, इसका सिमिलर फेजर डायग्राम अभी भी बनाते हैं, जो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है, वो ये
वी नॉट आर मतलब कि रजिस्टर की बात कर रहे हैं, और वी नॉट एल यानी कि इंडक्टर की बात कर रहे हैं। इंडक्टर मतलब कि इंडक्टर का रजिस्टर कितना है, एक्सेल होता है, एक्सेल की बात कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट एक जो रेजिस्टेंस हमें मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे इम्पीडेंस कहेंगे, जेड बोलेंगे, इम्पीडेंस, ठीक है। और वो सेम फेज में होगा, सेम एंगल पे होगा जितना एंगल वी नॉट पे होगा, ठीक है। तो ये जो वी नॉट और वी नॉट आर का जो एंगल है फाई, वही जेड और आर के बीच में एंगल होगा, ठीक है। मैं करवाता हूँ, देखो अगर तुमको नहीं समझ में आता तो मैं इसको आगे लिख दूंगा। देखो यहाँ पे तो इस ग्राफ को अगर तुम गौर से देखोगे और सॉल्व करोगे तो यूजिंग द वेक्टर रूल व्हाट डू वी हैव, दैट वी नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एल का स्क्वायर प्लस वी नॉट आर का स्क्वायर, ये होगा ना बेटा, इसको निकलेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वी नॉट कैसे निकलेगा ना, ये तो पता है ना तुमको फॉर्मूला, r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो यहाँ पे cos, यहाँ पे v नॉट l और v नॉट r के बीच में एंगल 90 है तो cos 90 0 हो जाएगा, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहा। पक्की बात है? अच्छा, v नॉट l कितना होगा बेटा, v नॉट l बोलो कितना होगा, v इक्वल टू i इंटू आर होता है ना, हाँ। तो क्या होगा आई नॉट इंटू आर यानी कि आर, आर ही, अच्छा एल, वी नॉट एल के जगह पहले वी नॉट आर निकालो, तो ये कितना होगा आई नॉट इंटू आर, ठीक है। और वी नॉट एल कितना होगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, एक्सएल, हाँ। अब यहां से तुम वी नॉट निकालोगे, वी नॉट इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई नॉट स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर, आई नॉट कॉमन लो, बाहर निकालो, आई नॉट बच जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, तो वी नॉट इक्वल टू आई नॉट इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। अब मुझे एक बात पता है बेटा, मुझे एक बात हम लोगों को पता है ना अच्छी तरीके से कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, यानी ये होना हो कुछ रेजिस्टेंस जैसा ही कुछ बनाएगा, इट्स लाइक अ रेजिस्टेंस। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, तो V नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू Z, और इस Z को हम लोग कहते हैं इम्पीडेंस। अब जब एसी सर्किट पढ़ेंगे हम लोग आगे, अब तो इस पूरे एसी सर्किट में कहीं भी रेजिस्टेंस का मतलब इम्पीडेंस, क्या मतलब है रेजिस्टेंस का, इम्पीडेंस, सिंपल। अगर आपने इम्पीडेंस कह दिया तो वो रेजिस्टेंस भी हो सकता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी हो सकता है, वो इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी हो सकता है। यानी एसी सर्किट में रेजिस्टेंस टर्म को यूज ना करके हम इम्पीडेंस टर्म यूज करते हैं, और यही सेम चीज आपको मिलेगा वहां भी, सेमीकंडक्टर फिजिक्स में भी इम्पीडेंस। वहां जाओगे तो वहां भी तुमको इम्पीडेंस पढ़ने को मिलेगा, ये डायोड के अंदर भी, ट्रांजिस्टर के अंदर भी, हर जगह इम्पीडेंस मिलेगा, ठीक है। ओके, अब देखो गौर से, अब उस ग्राफ को यहां बनाओ, रजिस्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा Z, कितने एंगल पे होगा ये, 5 एंगल पे, ठीक है। और यहाँ पे Z इज इक्वल टू होता है बेटा एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लाइक वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब यहाँ से tan फाई की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट एडजस, tan फाई की वैल्यू बोलो, बोलो, जल्दी बोलो, कौन से ट्रायंगल को देखना है? अरे इस ट्रायंगल में
अपने से, और इसको तो ये एक्सेल ही तो होगा, हाँ ये आर ही तो होगा। एक्सेल अपना 10वीं क्लास का बच्चा बता देगा ये। एक्सेल अपना एक्सेल अपन आर। ठीक बेटा, कोई दिक्कत? सर। पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, तो अब उस फाई को भी मैंने क्या बोला कि जो ये वी नॉट है, जो पीक पोटेंशियल है इस सर्किट का, वो करंट से फाई एंगल ग्रेटर होगा। यानी फेज डिफरेंस कितने का है बेटा? फाई का फेज डिफरेंस है। और उस फाई को तुम यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हो। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। समझिए बात को? क्लियर है? नहीं समझ में आया? बढ़े आगे। हाँ, इसमें क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे तुम्हें क्वेश्चन बताया कि that let us suppose we have a resistor and we have an inductor. Actually this is an LR circuit. Actually this is a series LR circuit. AC source resistor of resistance R is equal to a simple 200 ohm और inductance L is equal to 2 upon pi Henry. ठीक, the potential given of this series LR circuit V is equal to 200 sin 100 pi t, 200 sin 100 pi t। ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है, आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। इसके बाद आपको फाइंड करना है इम्पीडेंस, जेड। इसके बाद आपको फाइंड करना है पीक करंट, आई नोट। इसके बाद आपको फाइंड करना है आई इंटू टी, आई टी यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, ये चारों चीज निकालोगे बेटा? विल यू फाइंड इट? ट्राई इट, जस्ट ट्राई इट। 2 मिनट देता हूँ, ट्राई करो जल्दी से, खुद से ट्राई करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल निकालना। एक्सएल का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चे? tan थीटा into r हैं? tan थीटा। tan थीटा पिटोगी क्या तुम? अच्छा पहले अरे एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। हाँ बेवकूफ। ये क्या है बोलो? बोलो ये क्या है? वी नॉट। अच्छा, ये क्या बेटा? ओमेगा। ओमेगा, तो ओमेगा पता है ना आपको? यस सर। कितनी 100 पाई है? 100 पाई। हाँ, इसे निकालो जल्दी से, चलो कंफ्यूज नहीं होने का ना। सर अपन देखिए impedance is XL square XL square square
Oh, thank you. हो गया, आंसर आया? सर इस एक्सेल व्हाट आर डूइंग एडजस्ट हैं? क्या कर रही हो तुम? क्या होगा? एक्सेल इक्वल क्या होता है? ओमेगा इनटू एल। यस सर 200 कितना ओमेगा है? 100 पाई। एल कितना है बेटा? 2 अपॉन पाई। 2 अपॉन पाई। पाई ने पाई को 200 यस सर आया। मार डाला। z निकालना है। यस सर। z इक्वल क्या होता है? एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 200 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक्सेल कितना बेटा? 200 का स्क्वायर। आर है 200 का स्क्वायर। तो ये होगा 200 रूट 2 होगा, नहीं होगा? यस सर। बोलो। यहाँ तक क्या है सर? हाँ, इसके बाद क्या निकालना है? पीक करंट आई नॉट निकालना है। तो आई नॉट इक्वल क्या होता है? वी नॉट अपॉन जेड। होगा, नहीं होगा? होगा सर। देखिए यहाँ पे पूरे इंटायर वोल्टेज सर्किट का जो पीक वोल्टेज है वो है वी नॉट। तो इंटायर सर्किट का इंपेडेंस लेंगे, वो उसको कहते हैं जेड। इंटायर सर्किट के का जो पीक वोल्टेज है वो 200 है। इंटायर सर्किट का जो रेजिस्टेंस है, इनके जो इंपेडेंस है वो जेड है। तो इंटायर सर्किट का करंट आ जाएगा। आई बात समझ? तो वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट कितना है? वी नॉट 200। जेड कितना है बेटा? 200 अपॉन रूट 2। इसने इसको मार डाला 1 अपॉन रूट 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्या है बेटा? आईटी। यानी इंस्टेंटेनियस करंट निकालना। तो जो करंट होगा वो क्या होगा? वोल्टेज। देखो एलआर सर्किट में जो वी नॉट होता है, जो एलआर सर्किट में जो वी नॉट होता है वो करंट के फेज से पाई एंगल ऊपर होता है।
फाई एंगल, है ना? यस सर, यस तो सर, जब करंट का फेज हम निकालेंगे, यस सर, करंट का फेज जब हम निकालेंगे तो वोल्टेज के फेज से फाई एंगल नीचे कर देंगे, है ना? तो वोल्टेज का फेज जो भी दिया है उसे 5 कम कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो करंट का फेज आ जाएगा। ठीक, तो आई टी इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन वोल्टेज का फेज कितना, 100 पाई टी, 100 पाई टी -5 करना, फाई निकालना पड़ेगा। -5 कैसे निकालते हैं फाई हम लोग, याद है? ये एक्सेल था, ये आर था, ये जेड था। ठीक, तो ये कितना है बेटा, 5 है। 5 तो यहाँ से याद है tan फाई इज इक्वल टू था 10 एक्सएल अपॉन R आर। देखिए एक्सएल कितना आया है बच्चे, 200 आया है, 200 सर, और आर कितना है, 200 है, तो 1। तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, 1 है? अगर एक्सेल tan फाई इक्वल टू 1 तो फाई इक्वल टू 1/10 बट क्या कर रही हो तुम, 1/10 1 को नहीं लिख सर, सकते tan 45 है, 1 को tan 45 लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि tan 45 1 होता है, 1 होती है, अच्छा पाई अपॉन 4 कहते हैं ना 45 को। यस सर, तो फाई इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या इसको पाई अपॉन 4 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 10 है ना? सर, हाँ, तो आई इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट निकाला ना मैंने, आई नॉट कितना है 1/√2, तो ये होगा 1/√2, फिर आई इक्वल टू आई नॉट लिख दो साइन 100 पाई टी -5 था ना, तो आई इज इक्वल टू 1/√2 इंटू साइन 100 पाई टी -5 है, यानी कि -45। आई बात समझ? यस सर, दिस इज हाउ यू विल डू इट, दिस इज हाउ। ठीक है, बोलो, 5t -45 ओके, यस सर, यस सर, आ गया समझ में? यस सर, क्लियर है? यस सर, वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। यस सर, एक सवाल और दे दूं, होमवर्क में करोगी? तुम्हारी क्लास है ना जल्दी से? 8 बजे है सर, ओके ओके, बस जल्दी से क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें होमवर्क में, ओके सर, लेकिन बना के रख लोगी, हाँ? ओके और खुद सर, से बनाओगे, चीटिंग वीटिंग नहीं, एडजस्ट, ईमान ऑनेस्टी से। यस सर, हाँ। तुम्हारे रूममेट्स क्या तुम्हारे क्लासमेट हैं? सर मेडिकल के कोई नहीं है सर हॉस्टल में, तो तुम अकेली हो? यस सर, रूममेट्स तुम्हारे कौन से स्ट्रीम के हैं? ह्यूमैनिटीज के सर, हैं? ह्यूमैनिटीज, अच्छा अच्छा अच्छा, यस सर, तो ओके, तो फिर वो तो कंपनी नहीं मिल पाती होगी पढ़ाई करने के लिए, लाइब्रेरी वगैरह में है? वो तो बाहर कॉरिडोर में चले जाते हैं सर, चले जाती हूँ सर मैं, कॉरिडोर मतलब क्या, बालकनी में? नो सर, ये हॉस्टल के कॉरिडोर में स्टडी टेबल जैसे लगाया है, अच्छा 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 अच्छा, ओके। यस सर, फिर ठीक है, बढ़िया है, बैठ के पढ़ाई करो, जितना ही पढ़ोगे बच्चे, मई तक पढ़ लो, उसके बाद जो करना हो करना, टाइम पास जितना करना हो, मूवी देखनी होगी देखना, लेकिन अभी नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम यस अच्छे से सर, दे दो। हाँ, तुम 90 मार्क्स ला सकती हो, शर्त यह है कि पढ़ाई करना पड़ेगा, यू हैव दैट पोटेंशियल टू स्कोर 90, बट थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा टाइम पास को कम करके मेहनत करने पे फोकस करना पड़ेगा। ओके सर, हाँ, let us suppose the potential of this source is given out to be 20 sin 10t plus 60, ठीक है? 27 10 plus 60, हाँ, you need to find number 1 XL, number 2 Z, Z, number 3 I naught,
नंबर 4, जब आई नॉट निकालोगे तो IT भी निकालो, यानी कि इंस्टेंटेनियस करंट भी निकालो, जो मैंने पीछे निकाला अभी। नंबर 5 VRT। नंबर 6 रेजिस्टेंस का वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है, तो पता होगा जो करंट का फेज होगा वही रेजिस्टेंस का फेज होगा, खाली बस VR निकालना पड़ेगा आपको। यस सर, VLT ढेर सारा दे देता हूँ ताकि तुम करते रहो। एक्सेलेंट, ठीक है, 6 हो, काफी है। यस सर, ठीक, 0.4 हेनरी, यस सर, ये आपको बना के लाना है। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, कर लोगे सॉल्व? यस सर, यस सर, ठीक है बेटा, चलो मिलेंगे फिर कल, ठीक है बेटा। थैंक यू सर। शायद हो सकता है कल मैं क्लास ना लूँ, आई हैव अ फंक्शन इन माय होम, तो शायद कल क्लास में ना लूँ। ओके मैं सर। बोल दूंगा, निष्कर्ष को बता दूंगा, ठीक है, या तो मैं